तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में हम विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहली अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आयरन ने कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, क्योंकि जो हमारा आयरन है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को आयरन ने विस्थापित कर दिया। तो हमारा क्या बन के तैयार हो गया? आयरन सल्फेट। और क्या प्राप्त हुआ? कॉपर। तो कॉपर और आयरन सल्फेट की अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमारा कॉपर है Fe से यानी कि आयरन से क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। क्या है? कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे कि अभी हम बात करके आ चुके थे ऊपर कि केवल अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। तो इसमें क्या था कि कॉपर जो है हमारा आयरन से कम क्रियाशील है, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब अभिकारक के यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब उस अभिकारक को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 1 पे, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है? अभिकारक हैं। तब क्या करेंगे ये दोनों अभिकारक? अपने आयनों को, इसके यौगिक आपस में अपने आयनों को एक दूसरे से क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे, यानी कि अदला बदली। तो जैसे कि हमारा सिल्वर क्लोरीन के साथ चला जाएगा, पोटेशियम हमारा नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, तो हमारा बनेगा सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक के यौगिक हैं, इन्होंने अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण कर दिया। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो जैसे कि सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ, यानी कि दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं बेरियम किसके साथ जुड़ जाएगा? सल्फेट के साथ। तो नए यौगिकों का निर्माण होगा। तो जैसे कि सोडियम हमने किससे जोड़ा था? क्लोराइड से, तो बना था सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही बेरियम सल्फेट से जुड़ा था, तो बना था हमारा बेरियम सल्फेट। और जो बेरियम सल्फेट है, इसका सफेद अपक्षेप प्राप्त हुआ था। आइए सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? जैसे कि दे रखा है हमारा वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब कि यानी कि जो धातु का क्रियाशील क्रम होगा, यानी कि क्रिया करने की ओवर जो होगी उसके आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है। जैसे सबसे पहले हमारा पोटेशियम, यानी कि बहुत अधिक क्रियाशील धातु होता है। ऐसे सोडियम, कैल्शियम, जैसे जैसे हम नीचे चले आते जाएंगे, वैसे इनकी क्रियाशीलता या रिएक्शन का जो पावर है वो घटती चली जाएगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर धातुएं होती हैं वो क्रियाशील होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जो धातु होंगी वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने, आयरन और कॉपर सल्फेट का यौगिक था। तो आयरन अधिक क्रियाशील था किससे? कॉपर से। तो इसके यौगिक से इसने क्या कर दिया था? इसको विस्थापित करके अपना स्थान ले लिया था, बनाया था हमारा आयरन सल्फेट, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया था। क्यों? क्योंकि कॉपर सक्रियता श्रेणी में आयरन से नीचे आता है। आयरन से नीचे आता है कौन? कॉपर। इसलिए आयरन अभिक्रियाशील है, कॉपर को इसके यौगिक से इसने विस्थापित कर दिया। तो कॉपर आयरन सल्फेट के यौगिक को क्या कह सकते हैं हम? आयरन
जो सल्फेट है इसके यौगिक से कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है हमारा अभिक्रियाशीलता के आधार पर या घटते हुए क्रम में देखा जाए तो ये आयरन से नीचे आता है। तो अभी हमने बात बताई थी कि कॉपर आयरन से क्या है, कम क्रियाशील है, क्रियाशील है, इसलिए क्या होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे और अगली वीडियो में उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।